दो भाग में है संसाधन वाला भाग। एक है संसाधन क्या होता है उसका वर्गीकरण, उसमें भू संसाधन है और भू संसाधन में मृदा संसाधन है। जैसे भू संसाधन पढ़े थे तो इसमें 3 तरह की चीज़ें आई थी, पर्वत, पठार और मैदान। तो जो मैदान वाला भाग है यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है और इसी मिट्टी को ही हम मृदा कह रहे हैं। इसका महत्व सबसे ज़्यादा है, पर्वत और पठार की तुलना में इसका महत्व ज़्यादा है, इसलिए इसको अलग से पढ़ रहे हैं। समझ में आया? और देखते हैं मृदा संसाधन क्या होता है। तो मृदा संसाधन क्या है? तो मृदा संसाधन का सामान्य अर्थ क्या है? मिट्टी। और ये मिट्टी क्या होती है? देखिए यो जो भी असंगठित पदार्थ है, मिट्टी क्या है? एक असंगठित पदार्थ है जिसमें कुछ अजैविक तत्व और कुछ जैविक तत्व, इसके साथ ही इसमें होता है जल और कुछ होता है इसमें वायु। ठीक है? मिट्टी में क्या क्या होता है? अजैविक तत्व होता है, जैविक तत्व होता है, जल होता है और वायु। इस जल को कहते हैं मृदा जल और इस वायु को कहते हैं मृदा वायु। ठीक है? ये मिट्टी के अंदर होता है। तो अजैविक तत्व क्या होता है? ये देखो मिट्टी के जो कण होते हैं वो अजैविक तत्व हैं। ठीक है? यानी कि इसमें कभी भी जीवन नहीं पाया जाता था। जैसे पत्थर है, पत्थर अगर टूट फूट के बिखरते हुए अंतिम में पत्थर को तोड़ते जाओ तो क्या बनेगा? सबसे आखिरी में महीन महीन कण बनेंगे। पीस दो उसको तो महीन महीन कण बनेंगे ना। तो वही वह अजैविक तत्व है। इसके साथ ही जैविक तत्व क्या होता है? जिसमें कभी जीवन पाया गया। तो जो जैविक तत्व होता है उसको बोलते हैं ह्यूमस। ठीक है? ह्यूमस क्या होता है? जैविक तत्व होता है। जैसे मान लो गोबर है, गोबर किसी गाय का होगा, भैंस का होगा और वह जीवित पदार्थ से चूंकि निकला है और सड़ने गलने के बाद खाद बन गया तो वह जैविक खाद होता है ना, सुने हो? तो वह जैविक तत्व यही होता है। या फिर मान लो कोई क्षेत्र है वहाँ पे वनस्पति जैसे जंगल है, जैसे यहाँ हम लोग खेतों में फसल लगाते हैं फिर काट ले जाते हैं ना, मान लो न काटे तो क्या होगा? सड़ गल के वहीं इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं? इकट्ठा होकर जो सड़ने गलने के बाद अंतिम पदार्थ बनेगा जो मिट्टी में मिल जाएगा उसी को ही हम ह्यूमस कहते हैं। समझ में आया? तो कण हो गया, ह्यूमस हो गया और मृदा जल। मिट्टी में कुछ जल की मात्रा मिली होती है। जो पौधे होते हैं वह जड़ों के माध्यम से इस जल का उपयोग करते हैं जिससे उनका विकास होता है। और उसमें कुछ खाली जगह होती है मिट्टी में। जो मिट्टी का मान लो संरचना है तो ये कण है और कण के बीच बीच में महीन महीन जगह होगी। ठीक है? इसी जो जगह होगी खाली उसमें हवा भर जाएगी। जैसे खाली गिलास रख दो तो उसमें क्या है? हवा है कि नहीं? अगर उसमें हम जल भर देंगे तो हवा निकल जाएगी। तो इसी वजह, और देखो ये मतलब इसमें मृदा वायु है ना। अब मृदा वायु का महत्व समझ लो। मृदा वायु का इतना महत्व है कि अगर मिट्टी एकदम गीली हो जाए तो वायु निकल जाएगा कि नहीं? जैसे तुम्हारा ये गिलास था, अब इसमें ये खाली है तो खाली नहीं है, ये वास्तव में इसमें हवा भरा हुआ है कि नहीं? जब हम इसमें जल डाल देंगे तो क्या होगा? ये मृदा वायु, अरे ये इसमें का जो वायु है वो निकल जाएगी कि नहीं? उसकी जगह पे जल आ गया। ऐसे ही मिट्टी में मृदा वायु है। इस मृदा वायु का उपयोग जो जमीन के अंदर जड़ होते हैं, जो मूल रोम होता है, वह श्वसन क्रिया में प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से यह मिट्टी एकदम गीली हो जाए, पूरा भर जाए, ठीक है, पानी से डूब जाए, तो क्या होगा? जो खाली जगह है वहाँ पानी पहुँच गया और जब जल पहुँच जाएगा तो मृदा वायु खत्म हो जाएगी। इसमें जो पौधा लगा रहेगा वह श्वसन नहीं कर पाएगा इसकी जड़ें, तो यह पौधा मर जाएगा। समझ में आया? कभी फूल वूल लगाओ गमले में तो देखो नीचे एक छेद होता है। वह छेद क्यों होता है? ताकि बहुत ज़्यादा अगर हम पानी डालेंगे तो नीचे से निकल जाए। अगर वह पानी नहीं निकलेगा तो मिट्टी एकदम गीली हो जाएगी और मृदा वायु निकल जाएगा। और जब मृदा वायु निकल जाएगा तो वह मिट्टी उपजाऊ नहीं रह जाएगी। समझ में आया? इसका उदाहरण देख लो। जैसे धान की खेती करते हैं ना, धान की खेती करते हैं, धान के खेत को भर देते हैं पानी से। देखे हो, जब बुआई करने वाले होते हैं तो धान का खेत एकदम पानी से भर देते हैं। क्यों भर देते हैं? कौन बताएगा?
देखो इसको भरने से क्या होता है पहली क्लास जब लेते हैं तो गला बैठा रहता है। ये जल से भर दिए पूरा खेत। अब धान में विशेष गुण होता है कि वह मृदा वायु नहीं रहेगा या उसकी जड़ें डूबी रहेंगी कई दिनों तक, तब भी वह जीवित रहेगा। ठीक है, ये धान का पौधा है जो जीवित है। और जितनी घास फूस है उसमें यह गुण नहीं पाया जाता। अभी को हम बताए ना कि जब मृदा वायु निकल जाएगी तो जो पौधे हैं वो मर जाएंगे, लेकिन धान में विशेष गुण है वो नहीं मरेगा। समझ में आया? इसी का उपयोग हम करते हैं खरपतवार नाशक में। अब हम पानी से भर दिए, जितनी भी घासें हैं मृदा वायु न होने के कारण वो मर जाएंगी, लेकिन धान बचा रह जाएगा। इसीलिए हम पानी से भर के धान की बुआई करते हैं। वैसे तो छींट के भी होती है कि नहीं, लेकिन छींट के देखना, अभी धान का सीजन आ रहा है तो देखना एक लोग ऐसे बुआई करेंगे पानी भर के और कुछ लोग छींट के बुआई करेंगे। जो लोग छींट के बुआई करेंगे उसमें घास फूस ज़्यादा रहेंगे, और जब घास फूस ज़्यादा रहेंगे तो जितना उर्वरक डालेंगे कि वो सब कहाँ चला जाएगा, घास फूस में चला जाएगा, तो धान की उत्पादकता कम हो जाती है। समझ में आया? इसीलिए धान के खेतों में पहले पानी भरते हैं। गेहूँ खेत में कभी पानी भरते हुए देखे हो? नहीं। क्यों? क्योंकि गेहूँ भी वही पौधा है जो मृदा वायु से जिंदा नहीं रहे, मृदा वायु के बिना जिंदा नहीं रहेगा। समझ में आया? अब देखो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा मान लो बन रही है और 1 सेंटीमीटर अगर मृदा बन रही है तो उसको लाखों साल लग जाता है। समझ में आया? और मृदा एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। जैसे बताए थे ना नवीकरणीय या नवीकरणीय, तो मृदा एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, लेकिन अगर उसका ठीक से उपयोग करेंगे तब। जैसे वन एक नवीकरणीय उपयोग संसाधन है, लेकिन पूरा वन काट दोगे तो फिर वो नवीकरणीय नहीं रह जाएगा। ऐसे ही मृदा में आप फसल लीजिए और बदले में फसल बदल बदल के दूसरी फसल लेते हैं ताकि उसकी उत्पादकता बनी रहे, तो ये नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, और ये मृदा निर्माण जो होता है इसको प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ये कैसे बनता है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में कैसी मृदा रहेगी वह इन्हीं दशाओं पर करता है निर्भर कि वो कैसी होगी। पहला देखो वहाँ की जनक शैल। जनक शैल क्या होता है? कहीं भी जैसे पृथ्वी बनी थी तो पहले आग का गोला थी, पता होगा, फिर वह धीरे धीरे कठोर हुई तो कठोर होके चट्टान बनेगा कि नहीं, और यही चट्टान क्या हो गया? जनक शैल। जनक मतलब क्या होता है? पिता। तो जहाँ से उसका जन्म हुआ है मिट्टी का, उसके नीचे जो शैल रही होगी इसी से टूट फूट के तो बनेगा। अब मान लो वहाँ पे चट्टान लाल रही होगी तो मिट्टी कैसी बनेगी? लाल बनेगी। चट्टान काली रहेगी तो काली बनेगी। समझ में आया? अब देखो दूसरा क्या है? उच्चावच। उच्चावच क्या होता है? उच्चावच का मतलब होता है ढाल। मान लो कोई ढाल वाला क्षेत्र है अब ये चट्टान जो है मिट्टी बनने के लिए इसका क्या जरूरी है? टूटना जरूरी है कि नहीं? ये मान लो चट्टान है, ये टूटते फूटते अंतिम में क्या बनेगा? कण बनेगा ना। लेकिन कोई ढाल वाला क्षेत्र है, यहाँ टूटेगा तो एक कण लुढ़क के नीचे चले जाएंगे कि नहीं? अगर प्लेन है तो वहीं रह जाएगा, लुढ़क जाएगा तो नीचे चला जाएगा। इसलिए उस क्षेत्र का ढाल मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। समझ में आया? तीसरा देखो क्या तत्व है? जलवायु। जलवायु में देखो क्या होगा? तापमान, वर्षा और वहाँ का फिर आर्द्रता और बहुत सारी चीज़ें, वायुदाब इत्यादि आती हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं तापमान। तापमान का प्रभाव पड़ेगा मिट्टी पे कि नहीं? अगर मान लो कहीं अधिक तापमान है और अधिक वर्षा होती है, तापमान अधिक है वर्षा अधिक होती है, तो वहाँ मिट्टी जल के द्वारा प्रभावित होगी कि नहीं? नदी बहेगी, नदी अपने साथ मिट्टी या कण को काट के ले जाएगी कि नहीं अपने साथ? ठीक है, अगर मान लो कहीं पे तापमान कम है तो वहाँ हिम की नदी बहेगी, इसको बोलते हैं हिमनद, बहेगी कि नहीं? ठीक है, तो हिमनद से प्रभावित होगा। या कहीं पे जलवायु ऐसी है जहाँ वर्षा नहीं होती है, मरुस्थल वाला क्षेत्र, तो वहाँ पवन से प्रभावित होगा।
होगा, ठीक है। और देखो अगला एक हो जाएगा वनस्पति। वनस्पति से प्रभावित होगा कि नहीं? अगर कहीं पे सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं, वह अंतिम में सड़ गल के वहीं मिट्टी में मिलेंगी कि नहीं? अगर वनस्पति है तो वहाँ पर जलवायु भी ठीक ठाक है, धूप हो रही है, वर्षा हो रही है और वनस्पतियाँ भी हैं, तो सड़ के खूब बढ़िया ह्यूमस बनेगा। अगर मान लो वनस्पति नहीं है, कोई रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो उसमें कभी भी ह्यूमस वाले तत्व नहीं पाए जाएंगे। और ह्यूमस होने से मिट्टी उपजाऊ होती है कि अनुपजाऊ, कौन बताएगा? ह्यूमस बढ़ने से मिट्टी में क्या होगा? उपजाऊपन बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा ना, समझ में आ रहा है ना? इसीलिए तो गोबर की खाद अलग से ले जाके डालते हैं खेत में, ताकि उसकी उत्पादकता बढ़ जाए। तो जहाँ वनस्पति अधिक रहेगी तो वहाँ ह्यूमस अधिक बनेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? उपजाऊ मिट्टी होगी कि नहीं? समझ में आया? अभी बाद में बताएंगे, कहीं कहीं वनस्पति अधिक भी है, वर्षा भी अधिक हो रही है, लेकिन ह्यूमस नहीं बन रहा है, तो बाद में कभी बताएंगे। और देखो एक तत्व और है, अन्य जैविक तत्व। अन्य जैविक तत्व, जैविक तत्व है तो इसमें प्राण होगा कि नहीं? जीवित होगा, ठीक है। तो अन्य जैविक तत्व में जैसे पशु हो गए, चींटियाँ हो गई, दीमक हो गए, जीवाणु हो गए। जैसे मान लो कोई गाय मर गई या कोई जानवर मर गया कहीं जंगल में, तो फिर क्या होगा? गल जाएगा। कैसे गल जाता है? कैसे? अगर जीवाणु ना रहे, चींटियाँ ना रहे, दीमक ना रहे, और जो कीड़े सफ़ेद सफ़ेद होते हैं उसी में से दिखते हो ना पैदा हो जाते हैं। कोई चीज़ सड़ जाता है, सड़ के वही बैक्टीरिया उसको ख़त्म कर देते हैं। और इसको फिर अगर कोई भी चीज़ सड़ गए तो अंतिम में क्या बचेगा? हड्डी बस बचेगा, बाकी जितना उसको गला के फिर उसी पदार्थ को मिट्टी में मिला देंगे कि नहीं? अभी ये जो वनस्पति से ह्यूमस बन रहा है, इसको कौन बना रहा है? यही अन्य जैविक तत्व। जो जीवाणु है, दीमक है, दीमक जैसे क्या करता है? पेड़ मान लो कोई टूट के गिर गया, ठीक है, तो उसको चाल देंगे, चाल के मिट्टी बना देंगे कि नहीं? तो अन्य जैविक तत्व जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर भी मिट्टी में प्रभाव पड़ेगा। समझ में आया? मृदा निर्माण में देखो क्या होता है, एक होता है जनक सेल और दूसरा तत्व है वनस्पति, ठीक है। अब देखो जनक सेलों में दो क्रिया होती है। या तो जनक सेल भौतिक रूप से टूटेंगे या रासायनिक रूप से। रासायनिक रूप से जब टूटता है कोई चीज़ तो उसके गुण बदल जाते हैं। जैसे दूध है, दूध को हम दो तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके भौतिक परिवर्तन करेंगे तो इसे जलाते जाओ जलाते जाओ जलाते जाओ तो अंतिम में क्या बनेगा? खोआ बन जाएगा। वो भौतिक परिवर्तन है। और मान लो जला जला के हम मोटा कर दिए दूध, फिर उसमें पानी मिला के चाहो तो उसको पतला कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है। लेकिन अगर दूध में रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, जैसे दूध से दही बन जाए, बैक्टीरिया की वजह से बनता है ना, पढ़े होगे, या दूध फट जाए पनीर बन जाए, तो फिर उसको दूध में नहीं बदल सकते हो। समझ में आया? यानी कि उसके गुण में ही परिवर्तन हो गया। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को काट काट के कुर्सी बना सकते हो, मेज बना सकते हो, तो दिखेगा ना कि ये लकड़ी है कि नहीं। लेकिन अगर लकड़ी जो है रासायनिक रूप से परिवर्तन हो जाए तो कोयला बन जाएगा, और उस कोयले को देख के कोई बता भी नहीं पाएगा कि लकड़ी से ही बना है। समझ में आ रहा है? तो रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो इसमें रासायनिक तत्व जुड़ जाते हैं। किसमें? मृदा वाला जो क्षेत्र है वहाँ रासायनिक तत्व हो जाएंगे। और जब ये भौतिक परिवर्तन होगा तो सबसे छोटा जो तत्व होगा वही ना होगा। जैसे लकड़ी को काटते जाओ अंतिम में छोटा तत्व बचेगा कि नहीं। ऐसे ही सेल है या चट्टान है, इसको भी तोड़ते अंतिम में क्या बचेगा? कण बचेगा। समझ में आया? अब वनस्पति है, इसमें क्या होगा? जैविक परिवर्तन। जैविक परिवर्तन कैसे? मान लो सड़ गया, गल गया, तो इसमें बैक्टीरिया इत्यादि आएंगे कि नहीं? तो जैविक तत्व है कि नहीं? बैक्टीरिया जीवित होता है, जीवाणु जो है जीवित पदार्थ है, चींटी जीवित पदार्थ है, या फिर मान लो दीमक हो गया, वो भी जीवित पदार्थ है। तो वही जैविक परिवर्तन जब इसमें होगा तो इससे क्या बनेगा? ह्यूमस। ठीक है।
ह्यूमस बनेगा। और यही तीनों तत्व जब मिल जाएंगे आपस में तो इसी से क्या हो जाएगा, मृदा। समझ में आया मृदा का निर्माण? फिर से देख लो एक बार, मृदा निर्माण कैसे होता है। जनक सेल है, जनक सेल मतलब वहाँ पे जो चट्टान है वो, उसमें दो तरह का परिवर्तन हो सकता है, या तो भौतिक परिवर्तन होगा या तो रासायनिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन होगा तो वह छोटे छोटे कणों में बिखर जाएगा, मृदा के कण बनेंगे। रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसमें रासायनिक तत्व बन जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ है वहाँ की वनस्पतियाँ। अब वनस्पतियों में जैविक परिवर्तन होगा, यानी कि जीवाणु से, दीमक से, चींटी से जब विखंडित हो जाएंगे तो जैविक तत्व बनेगा। उसी जैविक तत्व को हम कहते हैं ह्यूमस। और जब यही तीनों तत्व आपस में एक साथ मिल जाएंगे तो उससे मृदा बनेगी। अगर अच्छी मात्रा में है तो उपजाऊ मृदा बनेगी, अगर अच्छी मात्रा में तीनों का मेल नहीं है तो उपजाऊ मृदा नहीं बनेगी। समझ में आया?